Very good morning students. Today we are going to start a new chapter. आज हम लोग NCERT का chapter number 9 that is the biomolecules start कर रहे हैं. Now, what is the importance of this chapter? इस chapter में से students अगर हम NEET या कोई भी प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर. स्टूडेंट्स अभी तक जब हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा या सेल डिवीजन पढ़ा तो हम सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने रीड किए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उन सब के कंस्टिट्यूएंट्स जो थे वो या तो प्रोटीन्स होते थे या लिपिड्स होते थे. जैसे अगर आपको याद हो सेल वॉल तो हम लिखते थे इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली, प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, fungal cell wall is made up of chitin. If we talk about plasma membrane, so we read that plasma membrane is lipoproteinaceous, means it was made up of lipids and proteins mainly and also the carbohydrates. इसी तरह से सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन था वो किसका बना था? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए. तो इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने देखे हमारी लिविंग बॉडी के, जो भी हमने स्टडी करा, वो प्रोटीन का बना है या कार्बोहाइड्रेट का या लिपिड्स का या न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए, आरएनए. सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टुगेदर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स. इसके नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बायो मीन्स लिविंग and molecule. So what are they? Let us first write down the definition. What are biomolecules? They are molecules. They are molecules present in a living matter or a living organism. अब स्टूडेंट्स अगर हम हमारे बॉडी के लिविंग मैटर की बात करें तो लिविंग मैटर जो होता है हमारा उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, दीज ऑल आर लिविंग स्ट्रक्चर्स. सो द टोटल लिविंग मैटर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये इसी प्रोटोप्लाज्म को बनाएंगे. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, इट इज लिविंग मैटर ऑफ अ बॉडी. दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ये जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है स्टूडेंट्स, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं परकिंजे जिन्होंने प्रपोज किया था. सो टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय परकिंजे. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस हैज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट. ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है. ऑलराइट, लेकिन प्रोटोप्लाज्म ही हमारे बॉडी का फिजिकल बेसिस है. ये एक साइंटिस्ट हुए हक्सले जिन्होंने कहा था. और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था स्टूडेंट्स? क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है वही लिविंग मैटर है. अगर हम सेल के अंदर से प्रोटोप्लाज्म निकाल दें यानी पूरा का पूरा लिविंग मैटर निकाल दें तो ना तो सेल की कोई लाइफ रहेगी, ना सेल से टिश्यू बनेगा, ना टिश्यू से ऑर्गन, ना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ना हमारी बॉडी. यानी हमारे बॉडी का जो फिजिकल बेसिस है वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. सो दैट मीन्स दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड दिस वॉज सेड बाय हक्सले. सो लेट अस राइट डाउन नाउ. ये स्टेटमेंट पूछते हैं किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म इज द physical basis of life. Without protoplasm there won't be life. It is the physical basis of life. Alright, और ये किसने कहा था? This was said by Huxley. So the total living matter of the body, that is the protoplasm, and it is the physical basis of life. It is the main living matter which is present inside any body. अब ये जो living matter है ये
कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आइए उसको रीड करते हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, we'll write here, let us talk about the composition of protoplasm. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 70 to 90%, आपने हमेशा से सुना होगा, वाटर की बनी हुई है. यानी जो हमारा सेल है या जो भी हमारा लिविंग मैटर है सेल के अंदर का, उसमें भी 70 to 90% वाटर होता है. वाटर इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए. सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? नंबर 1 इज वाटर. 70 to 90% is the water. Now सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बायोमोलिक्यूल मिलता है उसे कहते हैं प्रोटीन्स. हमने कई जगह पे प्रोटीन्स पढ़े हैं, जैसे हिस्टोन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन इज नियरली 15%. ये हम प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि एक सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल का कितना परसेंटेज वेट है. So protein is 15%. Then the next is nucleic acids. Nucleic acids में students RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है. दोनों को मिलाकर jointly we call them nucleic acids. They are about 7%. Alright. So अगर हम calculate करें 70 plus 15 is 85. 85 plus 7 is 92. अभी भी 8% मैटर बचा है बनने के लिए. किसका बना होता है वो? द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल द शुगर्स दे आर अबाउट 3%. देन द लिपिड्स, दैट इज द फैट पार्ट, लिपिड्स. आपको याद है हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं. इस तरह से जहां भी लिपिड मिल रहा है वो टोटल होता है एक सेल के अंदर 2% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सेल. एंड द रिमेनिंग, दिस इज ऑलमोस्ट 96-97%. और जो बचा हुआ रहता है 1% से भी कम, वो रहते हैं इनऑर्गेनिक आयन, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन. सो द नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक आयन्स. दे आर लेस देन 1%. This is 3 plus 2 5, 5 plus 7 12, 12 plus 15 27%. तो ये हो गया. और करीब 70 to 90 के बीच में वाटर रहता है और इनऑर्गेनिक आयंस लेस दैन 1% रहते हैं. इनऑर्गेनिक आयंस जो है स्टूडेंट, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वी विल टॉक अबाउट दिस. इनऑर्गेनिक आयंस, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं और कुछ होते हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं इन मोर क्वांटिटी. सो लेट अस राइट डाउन इंट्रा सेल्यूलर आयंस. इंट्रा मीन्स इनसाइड सेल, इनसाइड सेल. और ये पहला टाइप के आयंस हो गए. और सेकंड हम लिख लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मीन्स आउटसाइड सेल. दे आर मोर कॉमन. आउटसाइड सेल. ऑलराइट. सेल के अंदर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है वो होता है पोटेशियम. मैक्सिमम. इससे थोड़ा कम इज फॉस्फोरस एंड इससे थोड़ा कम इन क्वांटिटी इज द मैग्नीशियम आयन. अगर हम सेल के बाहर बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम, देन क्लोराइड, देन कैल्शियम. स्टूडेंट, सभी आयन सेल के अंदर भी हैं, सेल के बाहर भी हैं, लेकिन किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है उस बेसिस पे हमने इन्हें इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कर कर लिखा है. ऑलराइट. लेकिन अगर कोई जनरली पूछे, जो क्वेश्चन आता है कि इन सेल पोटेशियम ज़्यादा है या सोडियम ज़्यादा है या कैल्शियम ज़्यादा है, तो जो क्वेश्चन आता है इट इज़ सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम होगा, क्योंकि वैसे ही वो सेल के अंदर मिल रहा है. ये दोनों तो मेनली सेल के बाहर मिल रहे हैं. फिर सोडियम एंड देन कैल्शियम. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ऑलराइट. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर. बट वाटर इज नॉट कंसिडर्ड अ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही इंक्लूड करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मिलता है, जैसे प्रोटीन्स.
प्रोटीन्स जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए या आरएनए, इनमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इनमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो ये सब जो है दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, केवल कार्बन नहीं होता। सो वाटर इज नॉट कंसिडर्ड अ बायोमोलिक्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ बुक्स जो हैं, जो ओल्ड थ्योरीज हैं, वो वाटर को भी एक बायोमोलिक्यूल मानती हैं। बायोमोलिक्यूल क्यों मानते थे? क्योंकि वो लिविंग मैटर में मिल रहा है, बट अब डेफिनेशन चेंज हो गई। सो दे आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग मैटर। अब मैं यहां लिखती हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So they are the organic molecules which are present in a living matter or a living organism. All right. So this is now the proper correct definition of biomolecules, and we have seen the composition of protoplasm जिस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी वो कौन कौन से हो गए? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। दीज आर द मेन बायोमोलिक्यूल्स। ये सभी में अगर हम एलिमेंट्स देखें, एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने परसेंट में कौन सा है, तो जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है, पूरा लिविंग मैटर है, जिसमें हम वाटर को भी इंक्लूड कर लें, इनऑर्गेनिक आयंस को भी इंक्लूड कर लें, सबको, तो 96% प्रोटोप्लाज्म जो है वो अकेला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 एलिमेंट से फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में, इन लिटिल अमाउंट, phosphorus is also present, sulfur is also present, there are many other elements also present, but the main bulk or the 96% part of the protoplasm is formed by only 4 elements. So आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. Let us write down that 96% part of protoplasm consists of, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, consists of, कोई भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे वो पॉरीफेरा का हो, सीलेंट्रेटा का हो, चाहे वो सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ का हो, सभी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट मिलता है, 4 एलिमेंट्स मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये चारों मिलकर 96% बना लेते हैं. इसके अलावा और एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं. ओके, सो लेट अस राइट डाउन नाउ. दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपने केमिस्ट्री में सब सिंबल्स पढ़े हैं बट हम इन्हें फिर भी लिख लेते हैं. एंड दिस इज नाइट्रोजन. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में इन तीनों के साथ नाइट्रोजन भी मिलता है. नाउ कार्बन जो है ये अराउंड 18% होती है, हाइड्रोजन इज 0.3% टू 11%. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग सेल में हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है. ऑक्सीजन इज 65% एंड नाइट्रोजन इज 3.3%. यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म इज, द आंसर विल बी ऑक्सीजन. तो आइए अब हम नोट लिख लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मैं एलिमेंट की बात कर रही हूं. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अ सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग मैटर. एलिमेंट अगर पूछेंगे तो 65% क्या मिलती है? ऑक्सीजन. ऑलराइट, सो द आंसर वुड बी ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में तो मिल ही रही है, साथ में वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है. 65% जो है वो अकेली ऑक्सीजन होती है. दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन सेवरल टाइम्स आस्क्ड. लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन आए, सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन अ सेल और लिविंग मैटर. अब हम केमिकल की बात कर रहे हैं. केमिकल कौन सा है सबसे ज्यादा?
water. It is almost 70 to 90%. So the answer would change. The answer is water. Here we are talking about chemical. ये दोनों क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत कॉमनली वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो दिस इज अबाउट व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है बायोमोलिक्यूल्स का, यानी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लिविंग मैटर में मिलते हैं, प्लस कुछ और भी मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस. देन वी हैव सीन कौन सा आयन किस पार्ट में ज़्यादा होता है. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी कॉमनली पूछा जाता है. और फिर हमने देखा कि करीब 96% प्रोटोप्लाज्म अकेला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से फॉर्म होता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिविंग सेल में, लिविंग मैटर में प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं कई तरह के होते हैं और इन बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं. मेटाबोलाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन या तो कैटाबॉलिक होगी, किसी कंपाउंड का टूटना, ब्रेक होना, या जॉइन होकर कोई न्यू कंपाउंड बनना, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन. जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन, इट इज़ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन. सो ये जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही हैं, उस रिएक्शन में ये एक रिएक्टेंट की तरह वर्क करते हैं और इस रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट्स भी यही बनते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सेल इन्हीं का बना हुआ है. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाबोलाइट्स. नाउ कैसे हम इनको स्टडी करें, कैसे क्लासीफाई करें, उसके लिए पहले हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा उस सेल के अंदर से. अब सेल के अंदर से इसको कैसे निकालें, कैसे स्टडी करें? सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट extraction and analysis of biomolecules. कैसे साइंटिस्ट ने इन्हें सेल के अंदर से बाहर निकाला और कैसे फिर इनको स्टडी किया. इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी टिश्यू लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वेजिटेबल का पार्ट ले लिया या कोई लिवर का थोड़ा सा एक टिश्यू ले लिया. उस टिश्यू को क्रश करते हैं, पहले कूटते हैं, पेसल एंड मोटार से, कूटनी से कूट देते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले एक्सट्रैक्ट अ पीस ऑफ टिश्यू. ऑलराइट, इसे एक्सट्रैक्ट किया. फिर इसे क्या किया, क्रश द टिश्यू. इसे हमने क्रश कर दिया. टिश्यू या सेल्स एक ही बात है, क्योंकि टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है, तो हमने इसे कूट दिया, क्रश कर दिया. क्रश करने के बाद में हमने इसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया. इट इज एन एसिड. सो द नेक्स्ट इज दैट डिसॉल्व देम इनटू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ये पूछते हैं स्टूडेंट्स कि बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस एसिड का यूज होता है. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जैसे CCl3 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. इसमें उसे डिसॉल्व कर दिया. जब हमने इसे डिसॉल्व किया और जो हमारा सॉल्यूशन है उसे फिर हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लास्क है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ये फिल्टर लगा दिया, उसे हमने कूटा, डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद में कॉटन फिल्टर पेपर लगाया यहाँ, और इसमें हमने उसे, इसके थ्रू हमने उसे छान दिया, फिल्टर कर दिया. सो द नेक्स्ट स्टेप इज फिल्टर थ्रू कॉटन पेपर या कॉटन क्लॉथ. इसके थ्रू हमने उसको फिल्टर किया. जब हम फिल्टर करेंगे तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड में सॉल्यूबल हैं, वो इस फिल्टर के थ्रू नीचे आके सेटल हो जाएंगे, यहाँ इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे. जबकि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड में सॉल्यूबल नहीं हैं, वो यहीं पे रह जाएंगे. तो हमें दो फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, एक एसिड सॉल्यूबल पूल जो नीचे आ जाएगा, एंड दिस इज एसिड इनसॉल्यूबल, ये एसिड में डिसॉल्व नहीं हुआ है, एसिड इनसॉल्यूबल पूल. ऑलराइट,
तो इस तरह से जब हमने इसको फिल्टर किया तो वी विल गेट 2 kinds of biomolecules. What are they? Biomolecules 2 तरह के मिलेंगे हमें, कुछ जो छोटे हैं और एसिड में सॉल्यूबल हैं. सो लेट अस राइट डाउन एसिड सॉल्यूबल. और क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन पूछते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर एसिड सॉल्यूबल और एसिड इनसॉल्यूबल. लेकिन कुछ थे जो एसिड में डिसॉल्व नहीं हुए, यानी एसिड इनसॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल और ये साइज में बड़े थे, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स. So it should be very clear that macromolecules are acid insoluble and micromolecules are acid soluble. ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18 to 800 डाल्टन्स. डाल्टन एक यूनिट है, इतना मॉलिक्यूलर वेट होगा इनका. और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो या तो 10,000 डाल्टन होता है या उससे ज़्यादा. सो ये वेट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. 10,000 डाल्टन और मोर, दीज आर द लार्ज वंस, दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सिंपल शुगर्स, ये छोटे हैं, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स. बहुत सारी शुगर्स मिल गई, लैक्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड स्टार्च, ग्लाइकोजन, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स. सो स्मॉल में हम लिख देंगे सिंपल शुगर्स, और जब सिंपल शुगर्स ने मिलकर पॉलीसेकेराइड्स बनाया, हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में, पॉलीसेकेराइड्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन containing lakhs of unit, then they will be macromolecules. इसी तरह से आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. तो अमीनो एसिड्स जो है वो छोटी यूनिट है, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सॉल्यूबल. बहुत सारे प्रोटीन्स मिल गए तो बना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल गए तो बना प्रोटीन. प्रोटीन विल बी अ मैक्रोमोलिक्यूल. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमाइनो एसिड्स. यहां पे अगला एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन्स. ऑलराइट, देन हम पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए आरएनए, उनमें नाइट्रोजन बेस होती है जो शुगर के साथ मिलकर, सिंपल शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाती है. फिर उसमें जब फॉस्फेट अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाती है. ये तीनों ही का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है. सो the nitrogen bases, we will read about them in detail. Then nucleosides, जब इसमें बेस में शुगर जुड़ जाता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है. ये भी कैसे हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स. पर जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होकर बनाती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट मीन्स द न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए, तो उनका वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है. सो डीएनए एंड आरएनए आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो विटामिन्स होते हैं वो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एसिड सॉल्यूबल. और जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. नाउ a very very important point about this lipid. ये तो क्लियर है, इन सबका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, दे ऑल आर एसिड सॉल्यूबल. इन सबका वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा है एंड दे ऑल आर एसिड इनसॉल्यूबल. लेकिन जो लिपिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो फैट्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है. तो टेक्निकली दे शुड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल में इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि वो एसिड में इनसॉल्यूबल होते हैं.
हालांकि इनका मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ 800 डाल्टन है, बट बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन एसिड दे आर क्लासिफाइड एज मैक्रोमॉलिक्यूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो स्कूल में भी पूछा जाता है और नीट में भी आता है। तो आइए अब इसके बारे में लिख लेते हैं दैट मॉलिक्यूलर वेट इज ओनली 800 डाल्टन, बट since they are acid insoluble, hence classified as macromolecules। तो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है? द क्वेश्चन कम्स दैट which of the following macromolecule has molecular weight less than 10,000 Dalton? The answer will be lipids. Alright, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन तो था कि वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं। बेसिस क्या है इसका? ऑन बेसिस ऑफ एसिड सॉल्युबिलिटी, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल है या नहीं है, ये बेसिस था। अब हम एक और बेसिस पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स को कैटेगराइज करने का, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, let us see one more basis of classification of the biomolecules. So I am writing them as metabolites, and they are again of two types. पहले हम इसका basis लिख लेते हैं। Basis is on the basis of the distribution, ये कहाँ मिलते हैं, in which kind of cells, and their function. स्टूडेंट्स, जो मेन बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो सभी सेल्स में यूनिवर्सली प्रेजेंट हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, सिंस दे आर मेन, दे आर प्राइमरी, सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो द फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइमरी हैं ये। That means they are primary metabolites, means that they act as reactants or obtained as products in main metabolic reactions, जैसे photosynthesis, respiration, इनमें ये या तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड एज मेन प्रोडक्ट्स। ये मेन प्रोडक्ट्स की तरह रिमूव हो रहे हैं, मेन प्रोडक्ट्स इन मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ये सभी सेल्स में मिलेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट in all cells, they will be found in all cells, in all cells। और इनके functions जो हैं वो बहुत अच्छे से हम जानते हैं। so functions are well known। दूसरे जो मेटाबोलाइट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सभी सेल्स में नहीं मिलते हैं, वो कुछ ही सेल्स में मिलते हैं। दे आर फाउंड इन सम सेल्स एंड दे आर नॉट द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ द मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बल्कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, मेन रिएक्शन, उसके बाय प्रोडक्ट की तरह वो फॉर्म हो गए हैं। हमें नहीं पता वो क्यों फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हाँ उनका हमने कुछ यूज़ ले लिया है ह्यूमन वेलफेयर के लिए और हम उनको हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने लगे हैं। तो they are not primary, they are secondary. So the second type is the secondary metabolite. आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके यूज पे क्वेश्चन आता है। सो व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? लेट अस राइट देम डाउन। दे आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। ये तो मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेनली स्टूडेंट्स ये प्लांट्स में मिलते हैं या फंजाई में मिलते हैं। ओके, नाउ दे आर फाउंड इन सम सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, फाउंड इन सम सेल्स। और जो इनका फंक्शन है वो इतना अच्छे से नोन नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट वेल नोन, इज नॉट वेल known. All right. So these are the two types of metabolites, primary metabolites, secondary metabolites. अब आइए इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। पहले प्राइमरी के क्या एग्जाम्पल्स होंगे? जो मेन जितने भी कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वो मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दे आर अमीनो एसिड्स, then proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids like DNA, RNA, vitamins, ये सब all जो भी हमने माइक्रो और मैक्रो लिखे थे वो सब के सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है स्टूडेंट्स, आइए उसको हम एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, एक टिप के साथ में, एक ट्रिक के साथ में, ताकि हम उसे इजीली रिमेंबर कर सकें। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम वो चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस लर्न व्हाट आर दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ऑलराइट, लेट अस सी देम। ये सभी सेल्स में नहीं मिलते हैं और ये बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होते हैं। पता नहीं क्यों, क्या इनका फंक्शन है, वो प्लांट क्यों इसे बना रहा है, लेकिन हाँ हमारे ये बहुत सारे काम आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनको हम 7 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। उसके लिए जो है पहले हम वो टेबल बना लेते हैं और फिर हम उसकी ट्रिक लर्न करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ टेबल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ऑल राइट, एंड यहाँ पे लेट अस राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसकी पहले ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि आजकल बहुत हिट है दीपिका पादुकोण, और वो इतनी बिजी है कि वो कई सारे मूवी के प्रीमियर्स पे जाती है, तो वो लेट हो जाती है क्योंकि उसको बहुत सारे और एंडोर्समेंट्स रहते हैं। सो द ट्रिक इज दीपिका पादुकोण इज लेट फॉर प्रीमियर। ये हमारी ट्रिक है स्टूडेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लर्न करने के लिए। आइए इस ट्रिक को हम अब अप्लाई करते हैं। लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट कैटेगरी, डी। डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिन्हें वेरियस मेडिसिन्स की तरह यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब जानते हैं कहीं भी चोट लग जाती है तो घर में मम्मी क्या पिलाती हैं? हल्दी का दूध, हल्दी, टर्मरिक। इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज curcumin drug. This is anti-inflammatory. That means ये जब भी कोई चोट लगेगी तो वहाँ पर उसकी हीलिंग में हेल्प करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और ये किससे मिलती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम करक्यूमा लॉन्गा। करक्यूमा लॉन्गा, दिस इज टर्मरिक। हल्दी का ही दूसरा नाम है टर्मरिक। सारी स्किन प्रोडक्ट्स में, सारी जितनी भी क्रीम्स आती हैं उन सब में हल्दी तो रहती है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, प्लांट से एक ड्रग मिलती है जिसे विनब्लास्टिन बोलते हैं।
ये एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज की जाती है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, इट्स एन एंटी कैंसर ड्रग। और ये जो सदाबहार पेड़ होता है अगर आपने सुना हो, सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनका रोजिया प्लांट, इट इज सदाबहार प्लांट, विनका रोजिया प्लांट, इससे ये ड्रग मिलती है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। नाउ लेट अस सी द सेकेंड कैटेगरी। दीपिका पादुकोण, P स्टैंड्स फॉर पादुकोण एंड P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट्स। कई सारे प्लांट से पिगमेंट्स निकलते हैं जब रिएक्शंस होती हैं, और इन पिगमेंट्स के कारण वेरियस कलर्स मिलते हैं फ्लावर को या लीफ को। सो नाउ मैं यहाँ A और B लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं पिगमेंट्स का। ये दोनों पिगमेंट्स आपने सुने हैं स्टूडेंट्स। पहला कैरोटिनॉइड्स, कहाँ पढ़ा था कैरोटिनॉइड्स? दे आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। आपको याद हो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज एंथोसाइनिन्स। कहाँ रीड किया है स्टूडेंट्स? एंथोसाइनिन्स कहाँ मिलते हैं? ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं जो सैप वैक्यूल के अंदर मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, हमने वहाँ लिखा भी था कि ये फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोवाइड्स कलर टू फ्लावर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द टू पिगमेंट्स। नाउ लेट अस सी द थर्ड कैटेगरी। L इज फॉर लेक्टिन्स। लेक्टिन्स जो है स्टूडेंट, ये एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो बाय प्रोडक्ट की तरह निकलते हैं। और ये जो लेक्टिन्स होते हैं, इसका पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कॉनकैनावेलिन A, ये जैक बीन्स फली होती है एक, उससे मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम जैक बीन्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो लेक्टिन्स हैं वो एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो सेल सरफेस पे किसी पर्टिकुलर शुगर को बाइंड करते हैं। तो अगर हम लेक्टिन उस टिश्यू के अंदर डाल दें, और अगर वो पर्टिकुलर लेक्टिन जैसे कॉनकानाविलिन A वो पर्टिकुलर एंटीजन या पर्टिकुलर शुगर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस के साथ ही बाइंड करेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी शुगर है जो प्रेजेंट है। जैसे हमारा जो ह्यूमन में RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनमें कुछ में A एंटीजन, A टाइप की शुगर होती है, कुछ में B टाइप की शुगर होती है। अगर A प्रेजेंट है तो उसे A ब्लड ग्रुप कहते हैं, और B है तो B ब्लड ग्रुप। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था, उन्होंने इसी कॉनकानाविलिन A का यूज़ किया था ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B को आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंशिएट करने में। सो लेट अस राइट डाउन अबाउट दिस दैट लैंडस्टीनर used it to differentiate और आइडेंटिफाई करेंगे तभी डिफरेंशिएट करेंगे ब्लड ग्रुप A एंड B in human population. Alright, so this is the third category, that is the lectins. Now let us see the fourth category. A stands for alkaloids. कई सारे अल्कलॉइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कॉडीन, कैफीन अगर आपने सुना हो, कैफीन किस में मिलता है? कॉफ़ी एंड टी में। कभी नींद आ रही है, MBBS में जब आप जाएंगे तो MBBS के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रात भर कॉफ़ी पीते हैं। दे कीप ऑन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सो दैट दे डोंट फील स्लीपी, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैफीन विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द कॉफ़ी। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैफीन इन टी और कॉफ़ी। एक और एग्जाम्पल है इसका अल्कलॉइड का, दैट इज़ द मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट होता है, पॉपी प्लांट, उससे मिलता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट, इसे आप 12th में भी पढ़ेंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। और इसे पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है पहले। अब तो और बेटर पेन किलर्स आ गए हैं, नहीं तो पहले ये पेन रिलीविंग के लिए यूज़ करते थे क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है। So used as painkiller, morphine. So this is the next category. Now let us write down about the fifth category, that is T. T stands for toxins.
टॉक्सिन्स मतलब विषैले, जिनमें जहर है, विषैला पदार्थ है। टॉक्सिन्स जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। पहला है एब्रिन टॉक्सिन, ये एब्रस प्लांट की सीड से मिलती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ एब्रस प्लांट। एब्रस प्लांट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मालूम है आपको? जो रत्ती होती है, रत्ती जो गोल्ड के एस्टिमेशन में यूज होती है, रत्ती, दैट इज द एब्रस प्लांट। और एक और इसका एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, दैट इज रिसिन। ये जो कैस्टर ऑयल होता है उसकी सीड में प्रेजेंट होती है, उस प्लांट की। कैस्टर मतलब अरंडी का तेल जो होता है, अरंडी। सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ castor plant. Okay, so these are the two toxins. Now let us see the sixth category. E. E stands for essential oils. ये कई सारे ऑयल्स हैं स्टूडेंट्स जो प्लांट्स में बनते हैं बाय प्रोडक्ट्स की तरह। इनमें खुशबू होती है, फ्रैग्रेंस होता है, दे आर सेंटेड। और अगर आप इन्हें कोई कैंडल में या दिए में यूज़ करें और जब आप इसे लाइट करें तो ये उड़ जाते हैं, दैट मीन्स दे आर वॉलेटाइल। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन दैट दे आर सेंटेड एंड वॉलेटाइल। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही एग्जाम्पल हमें लर्न करना है, दैट इज लेमन ग्रास ऑयल। ये एक ग्रास से ऑब्टेन होता है, एक घास होती है जिससे ये प्रोडक्ट निकलता है, ऑब्टेन फ्रॉम ग्रास। इस ग्रास का नाम है स्टूडेंट्स सिन्बोपोगोन ग्रास, सिन्बोपोगोन ग्रास। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसे सेंटेड कैंडल्स एंड लैम्प्स में यूज करते हैं। And last but not the least, the seventh category, that is premier का P, and P stands for polymers. बहुत important है students, जैसे gums, it is a polymer। जो गोंद हम यूज़ करते हैं वो प्लांट में रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ होता है, जिसे हम एडेसिव की तरह यूज़ करते हैं। Now the second example is rubber। जो हम रबर यूज़ करते हैं टायर्स में या जनरली, it is a polymer, it is a polymer of terpene। टर्पीन जो है हम पढ़ेंगे एक तरह का लिपिड है, फैट है, और ये उसका पॉलीमर है। बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है इस पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड वन इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो आप सब जानते हो, कहाँ मिलता है सेल्यूलोज? प्लांट की सेल वॉल में। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीमर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। Alright, so with this we have made a table, we have made a chart to learn all the 7 categories of secondary metabolites. The trick is Deepika Padukone is late for premier। इस चार्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, या तो एग्जाम्पल दे लेते हैं और पूछते हैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, या कैटेगरी देके उसका एग्जाम्पल पूछते हैं, या एग्जाम्पल के जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रोटोप्लाज्म, the composition of protoplasm, how to extract the biomolecules by dissolving them in trichloroacetic acid, and what are primary and secondary metabolites. all right, आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम मूव ऑन करेंगे about the first biomolecule. Please make a note of it. Now students, let us start learning all the molecules one by one. हम सबसे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, हाउ डू वी क्लासीफाई देम। देन वी विल मूव ऑन टू द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज प्रोटीन्स। देन वी विल लर्न अबाउट शुगर्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। वील डील विथ ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो टुडे लेट अस रीड अबाउट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं यही प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स 15% मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल है जो प्रेजेंट होता है लिविंग सेल के अंदर। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। लेट अस फर्स्ट राइट डाउन प्रोटीन्स क्या है। दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, हमने अभी अभी रीड किया था। और अगर ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो ये कैसे होंगे? एसिड सॉल्युबल। नाउ व्हाट आर अमीनो एसिड्स? They are
मीथेन डेरिवेटिव्स। मैं भी आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। मीथेन डेरिवेटिव्स, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? ये CH4, दिस इज मीथेन, यू ऑल नो। अमाइनो एसिड, जब मीथेन का एक H अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, यानी कि अमाइनो ग्रुप विच इज द बेसिक ग्रुप, और कोई भी एक H जो है वो रिप्लेस हो जाए एसिडिक यानी COOH ग्रुप से, कार्बोक्सिल ग्रुप से, दिस इज द एसिडिक ग्रुप, ऑलराइट, देन वी गेट एन अमाइनो एसिड। सो मीथेन का एक H रिप्लेस बाय अमीनो ग्रुप एंड वन H रिप्लेस बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, सो देन इट विल बिकम एन अमीनो एसिड, ऑलराइट। सो what are amino acids? Now let us write down. They are organic compounds, क्योंकि इनमें कार्बन है तो they are organic compounds having amino group, that is NH2 group which is a basic group, and carboxyl group, that is the acidic group, COOH, ऑन सेम कार्बन, एक ही कार्बन के ऊपर एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, ऑलराइट। तो आइए अब हम एक अमीनो एसिड को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसा होगा अमीनो एसिड? ये तो अल्फा कार्बन है, एक तरफ इसके COOH लगा हुआ है यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है विच इज एन एसिडिक ग्रुप, एक तरफ इसके अमीनो ग्रुप अटैच्ड है विच इज द बेसिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड, ऑलराइट। ये थर्ड वैलेंसी H है। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है सभी अमीनो एसिड्स का, ये है R। अमीनो एसिड्स जो हैं ये R बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, और अमीनो एसिड चेंज होता जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। सो व्हाट इज दिस R? इट इज एनी अल्काइल ग्रुप। वी विल रीड क्या क्या हो सकते हैं, एनी अल्काइल ग्रुप, ऑलराइट। सो दिस इज अमीनो एसिड, अ अमीनो एसिड, दैट मीन्स हैविंग बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। पर अमीनो एसिड स्टूडेंट्स, यानी कि एक पॉइंट और लिख लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। दैट मीन्स दैट अमीनो एसिड्स आर, कोई पूछे कि ये बेसिक है या एसिडिक है तो आप क्या कहेंगे? अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फी मीन्स बोथ, एम्फोटेरिक दैट मीन्स एक ही अमीनो एसिड में बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट, amino group and the carboxylic group present. So this is the question which is asked, that amino acids are amphoteric, all right. Now लेकिन अमाइनो एसिड्स जो है स्टूडेंट्स वो इस फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जब वो फंक्शनल होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं? वो हमेशा चार्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ऑल राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब मैं अमीनो एसिड्स को शॉर्ट में ऐसे लिखूंगी, अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट एज, जब वो फंक्शनल होते हैं, आर प्रेजेंट एज डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन। ये हमेशा आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्या मतलब है इसका? आइए देख लेते हैं। ये अल्फा कार्बन बनाया, ये कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ये H हो गया, ये चार्ज्ड फॉर्म में रहता है यानी COO नेगेटिव, इसका एक प्रोटॉन इधर आ गया, सो ये हो गया प्लस चार्ज और इधर आ गया माइनस चार्ज। इस तरह के अमीनो एसिड को कहते हैं ज्विटर आयन, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में ज्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड, यानी देयर आर टू चार्जेस प्रेजेंट, सो दिस इज अ ज्विटर आयन। और डाइपोलर आयन, क्योंकि इसके दो पोल्स हो गए हैं स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, ऑल राइट। सो व्हाट इज मेंट बाय ज्विटर आयन? दैट बोथ positive
and negative charge on same molecule, on same molecule. तो ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट इज ज्विटर आयन? कई बार ये स्ट्रक्चर दे देते हैं, ऐसे 2-3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स देंगे, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द ज्विटर आयन. नाउ स्टूडेंट्स, अबाउट 170 to 200 अमीनो एसिड्स अभी तक साइंटिस्ट ने एक सेल के अंदर आइडेंटिफाई करे हैं, पर उसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं, जिन्हें प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहते हैं, और बाकी जो करीब 150 अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स फॉर्म नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली कुछ और फंक्शंस में काम आते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट, ये क्वेश्चन पूछते हैं, 170 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन सेल. अभी तक 170 काइंड्स. इसमें से ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि प्रोटीन फॉर्मेशन में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स रोल प्ले करते हैं? ओनली 20 अमीनो एसिड्स. तो इसमें से जो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग, दे आर 20. और जो नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग है, दैट मीन्स दे हैव सम अदर फंक्शंस, नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग, वो हो जाएंगे रिमेनिंग सारे. दैट मीन्स अबाउट 150. हम अबाउट लिख रहे हैं. ऑल राइट, सो यू नोट दिस डाउन, देन वी विल लर्न अबाउट बोथ दीज काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट राइट डाउन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग. उसके बाद हम आएंगे प्रोटीन फॉर्मिंग पे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है लर्न करने का, क्योंकि हमें आगे प्रोटीन्स को डिटेल में रीड करना है. सो लेट अस राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स. इसमें से स्टूडेंट्स 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है. फर्स्ट इज ऑर्निथिन, देन सिट्रुलिन. ये दोनों ही अमाइनो एसिड्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ेंगे जो यूरिया साइकिल होती है, अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उस समय पर ये यूज़ होते हैं. सो दे आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल. वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल when we will talk about the urea cycle in excretion. And the third example is GABA. It is a neurotransmitter. A neurotransmitter. पर ये proteins form नहीं कर रहे हैं. All right? So they are non-protein forming amino acids. Now let us talk about the protein forming amino acids. Students, amino acids जो हैं, आइए पहले हम heading लिख लेते हैं. Protein forming amino acids. ठीक है, इसका हम पहला क्लासिफिकेशन रीड करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है इसका बेसिस, कि इसमें R ग्रुप कौन सा लगा हुआ है. हमने अभी अभी देखा था, एक तरफ COOH है, एक तरफ NH2 है, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ H है, बट जो 4th वैलेंसी है कार्बन की, उस पर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है. उस अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं. सो द बेसिस इज R ग्रुप. आप अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? हम R ग्रुप की बात कर रहे हैं. एक तरफ COH, NH2H, ये 3 तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं. व्हाट अबाउट दिस R ग्रुप? ओके, लेट अस ड्रॉ अ टेबल. एक तरफ हम लिखेंगे कैटेगरी. ऑल राइट, then we will write the example. So the category and the example. Now पहले हम जो कैटेगरी लिख रहे हैं उन्हें न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बोलते हैं. न्यूट्रल का मतलब है इनमें अमाइनो ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इक्वल प्रेजेंट होंगे हमेशा. यानी जो R ग्रुप है, एक एक तो है ही अमाइनो और कार्बोक्सिल,
और जो ऊपर R ग्रुप है उसमें या तो अगर अमीनो है तो कार्बोक्सिल भी होगा, कार्बोक्सिल है तो अमीनो भी होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। यानी टोटल अमीनो एसिड के अंदर जितने कार्बोक्सिल एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है उतने ही बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स इट विल बी अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ऑलराइट, दैट मीन्स एसिडिक ग्रुप इज इक्वल टू बेसिक ग्रुप। यहाँ लिख देते हैं हम एसिडिक ग्रुप is equal to basic group. All right. Now, neutral amino acid का पहला example is glycine. Glycine जो है स्टूडेंट ये simplest amino acid है, ये बहुत commonly question पूछा जाता है। Glycine is the simplest amino acid. यहाँ पे R is equal to H होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये COOH, इधर पे NH2, ये H है ही, ये तो सब में है, और यहाँ सिर्फ एक H लग जाएगा। So this is the simplest amino acid, very commonly asked in the exams. Let us learn one more. एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। अगर इस H की जगह पर R इज इक्वल टू CH3 एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो उस अमीनो एसिड को कहते हैं एलेनाइन अमीनो एसिड। ओके, एंड दे बोथ आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, क्योंकि चाहे यहाँ H हो चाहे CH3 हो, इस टोटल अमीनो एसिड में एक बेसिक और एक एसिडिक है, यानी दो इक्वल नंबर में है। अब एक न्यूट्रल है स्टूडेंट्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स का मतलब है एसिडिक ग्रुप्स आर मोर देन द बेसिक ग्रुप्स, यानी इनमें COOH ज़्यादा होंगे बजाय NH2 के। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं बाय हार्ट। पहला है एस्पार्टिक एसिड, जिसे एस्पार्टेट भी कहते हैं, और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। सो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में जो R है वो होता है CH2COOH, एक एक तो है ही, और यहाँ पर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, एंड दिस इज R इज इक्वल टू CH2CH2COOH। ऑलराइट, नाउ थर्ड विल बी बेसिक। एक एसिडिक है, न्यूट्रल है, तो तीसरा टाइप हो जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड्स। ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ इसमें बेसिक ग्रुप्स आर मोर देन एसिडिक ग्रुप्स। इसके तीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, लाइसिन, आर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन। इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड, या हिस्टिडीन इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इस तरह से। फोर्थ जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। दैट मीन्स दे हैव OH ग्रुप इन देम। ये जो R ग्रुप है यहाँ पर एक OH ज़रूर मिलेगा हमें। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। पहला है सिरीन, इसमें R जो है वो होता है CH2OH, और सेकेंड एग्जाम्पल है थ्रियोनीन। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सो सिरीन एंड थ्रियोनीन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर एटम मिलता है, सो दे आर कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। दैट मीन्स दे हैव सल्फर। इसके भी हमें दो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं सल्फर के। पहला है सिस्टीन, जिसमें R होता है CH2SH। याद रखना बहुत सिंपल है, ये CH2OH है, ये CH2SH है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल जिस पे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, मिथियोनीन। यहाँ पे R इज इक्वल टू CH2CH2SCH3। Alright, this is methionine. So these are the sulfur containing amino acids. Now the next category is aromatic amino acids. Aromatic amino acids. Aromatic कौन से होते हैं, जिनमें रिंग शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इनमें जो R है, R हैज रिंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, इसके स्टूडेंट्स तीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इट इज फिनाइल एनालीन,
phenylalanine, then tryptophan and tyrosin. Very 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 important. सभी important है. Aromatics are also very important. This table is only very important. And last but not the least, there are amino acids. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इमीनो मतलब जो अमाइनो ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया है इमीनो ग्रुप से. सो जो NH2 ग्रुप है, NH2 रिप्लेस्ड बाय NH, दिस इज द इमीनो ग्रुप. अमाइनो की जगह इमीनो ग्रुप आ गया है. इसके दो एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं. दैट इज प्रोलीन, और प्रोलीन पे जब विटामिन सी एक्ट करता है तो बन जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन. ऑलराइट, सो these are the various kinds of amino acids on the basis of type of R group. R group type. अगर acidic and basic group equal in number हैं तो neutral, acidic, basic, alcoholic, sulfur containing, aromatic and imino. आप इस टेबल को नोट डाउन करें, फिर हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करने का एक और बेसिस रीड करेंगे. मेक अ नोट. Now students, let's learn one more classification of protein forming amino acids. The second classification. यहाँ पे जो basis है वो है whether they are formed inside body or they are not synthesized inside body. Basis is synthesis in body. दिस इज द बेसिस. इस बेसिस पे स्टूडेंट्स जो अमीनो एसिड्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. इफ द अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें डाइट में लें, वो नेचुरली बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करती है, तब हम उन्हें बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन असेंशियल, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द डाइट. सो दैट मीन्स synthesized in body, all right, so they are not necessarily needed inside the body in the diet. कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, दो पर्टिकुलरली दो अमाइनो एसिड्स जो कि बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं पर इनसफिशिएंट अमाउंट में, तो उन्हें आपको डाइट में भी लेना पड़ता है. सो दे आर कॉल्ड सेमी essential amino acids. That means synthesized in body or by body in insufficient quantity. So that means they have to be taken in diet. All right, so have to be taken in diet also. ये दो होते हैं स्टूडेंट्स, और ये दोनों के नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. देर आर 2 इन नंबर. द एग्जाम्पल्स आर, जो दो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, वैसे तो 3 बेसिक होते हैं पर उनमें से जो सेमी एसेंशियल है वो होता है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द 2 सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. 8 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बॉडी सिंथेसाइज ही नहीं करती है, वो आपको डाइट में लेने ही पड़ेंगे. इसीलिए अगर आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं तो कई सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में. सो दे आर कॉल्ड असेंशियल, दे हैव टू बी टेकन इन डाइट. असेंशियल अमाइनो एसिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 8 होते हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, ये बॉडी बना ही नहीं सकती है. नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड मस्ट बी टेकन इन डाइट. मस्ट बी टेकन फ्रॉम डाइट.
ये 8 अमीनो एसिड्स के नाम हम लिख रहे हैं एक ट्रिक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछते हैं। ये 8 होते हैं, आइए हम इनके नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑलराइट, इसका जो ट्रिक है स्टूडेंट्स वो है मेट विल फ्लाई। फ्लाई, ये स्टूडेंट्स बहुत पुराना निमोनिक है। ये हम मेरे टाइम और मेरे से भी जो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, सालों से इसका एसेंशियल अमाइनो एसिड का यही निमोनिक चला आ रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एम इज़ फॉर मिथियोनिन, जो सल्फर कंटेनिंग था, मिथियोनिन। देन टी इज़ फॉर थ्रियोनिन, दिस वॉज एन अल्कोहलिक अमीनो एसिड। देन एरोमेटिक ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें टायरोसिन नहीं है, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन है। देन वी इज फॉर वैलीन, यहाँ ध्यान रखना ये WILL विल नहीं है, VIL है। देन आइसोल्यूसिन, ये टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, 8 नाम। देन ल्यूसिन। देन एफ जो है स्टूडेंट, ये एफ नहीं है एक्चुअली, लिख हम एफ रहे हैं बट ये फिनाइल एलेनिन के लिए यूज कर रहे हैं, पर फिनाइल फ से प्रोनाउंसिएशन है इसलिए हमने उसको फ्लाई बनाया है, फिनाइल एलेनिन। ये मेरी इंडिविजुअल ट्रिक नहीं है, ये सालों से ये ट्रिक चली आ रही है। एंड LY इज फॉर लाइसिन। सो दीज आर द 8 essential amino acids, all right, which have to be taken in diet, otherwise there will be deficiency. यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि जो मिथियोनिन है ये पल्सेस में नहीं मिलता, दालों में नहीं मिलता, इट लैक्स इन पल्सेस। और जो लाइसिन है ये सीरियल्स में नहीं मिलता है, राइस, व्हीट, इनमें नहीं मिलता है। इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन और एक परफेक्ट बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सो दिस इज द classification of amino acids on the basis whether they are synthesized in body in sufficient amount, in insufficient amount or not synthesized at all. ये 8 है, ये 2 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 12 हो जाएंगे। इनके अलावा जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं, बट इसके नाम हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लास्ट, इस टॉपिक के आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सम अमीनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ सम अमीनो एसिड्स। इन पे क्वेश्चंस पूछते हैं इसलिए मैं इसको अलग से लिखवा रही हूँ। पहला सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो था, क्या था सिंपलेस्ट अमीनो एसिड स्टूडेंट्स? ग्लाइसिन। इसका फंक्शन पूछते हैं। जो हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। सो इन हीम सिंथेसिस ग्लाइसिन इज यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट इज टायरोसिन, जो एक एरोमेटिक यानी रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट। टायरोसिन जो है स्टूडेंट, इसी से थायराइड हार्मोन्स बनेंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसका पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। देन इट ऑल्सो फॉर्म्स कैटिकोलामीन्स। व्हाट आर कैटिकोलामीन्स? ये भी हॉर्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। अगर आपने सुना हो ये इमरजेंसी हार्मोन है, आप मूवी गए पापा को बिना बताए, क्लास बंक करके, और पापा दिख गए, तो जो हार्मोन सिक्रीट होगा आपके अंदर वो यही वाला होगा, कैटेकोलामीन्स। इमरजेंसी के टाइम पे जो रिलीज होता है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। देन दे फॉर्म डोपामिन, दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। देन दे ऑल्सो फॉर्म, आपको मालूम है हमारी स्किन का जो कलर है, पिगमेंट है, वो कौन सा होता है? मिलानिन, मिलानिन स्किन पिगमेंट। They all are being formed by tyrosine amino acid. And then the third is tryptophan. Tryptophan, ये भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है स्टूडेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। जैसे ये बनाता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमारी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करती है, मेलाटोनिन हार्मोन। देन
It also forms serotonin. This is a neurotransmitter. We will read about this in detail in nervous system. Then it forms very important vitamin B3. niacin जो विटामिन है वो इसी अमीनो एसिड से बनता है. So it forms niacin, that is vitamin B3. जब हम विटामिन की टेबल बनाएंगे तब भी हम इसे वापस लिखेंगे. और इसका एक यूज़ और है स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स में एक हार्मोन बनाता है जिसे ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. आप बॉटनी में पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन. ये भी इस अमाइनो एसिड से ही सिंथेसाइज होता है, ऑक्सिन हार्मोन. ऑलराइट, सो दीज टू आर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सब पे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हमने इसे अलग से लिख लिया. तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने प्रोटोप्लाज्म को डिटेल में रीड किया. हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग मैटर. हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिटेल में रीड किया. देन वी टॉक्ड अबाउट अमाइनो एसिड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर हमने अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ आर ग्रुप and on the basis of whether they are being synthesized in body or not. And then we read functions of some amino acids. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैसे अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं और किस तरह से फिर वो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.